आज के एक ऐसे सेशन में जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि एक ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं जिनसे हम रूबरू कराएँगे आप सभी को, जिनको सुनने के बाद आपकी लाइफ में 101% क्या 360 डिग्री चेंज आने वाला है। क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें जो उसकी मशीन के नाम जानते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं बताऊँगा। मेरी एक होस्ट हैं जो आपको उनके बारे में बताएँगी और उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगी, उनके पूरे हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उनसे एक-एक प्रश्न के बारे में पूछेंगे, उनकी लाइफ के अंदर के क्या-क्या इम्प्लीमेंट किया उन्होंने, किस तरह बिज़नेस को जॉइन किया, क्या-क्या ऐसे मोड़ आए जिनकी वजह से उन्हें संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मैं बालभूषण प्लेटिनम डायरेक्टर वेल्थ सेशन में वेलकम है। पहले यदि आपने हमारे चैनल टीम 101 रुद्रपुर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जान पहचान के सेशन में फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का आज के लाइफ चेंजिंग सेशन में जो होने जा रहा है चेंज योर लाइफ, यानी कि लाइफ में परिवर्तन। एक ऐसे शख्सियत ने अपनी लाइफ में परिवर्तन किया और हजारों लाखों लोगों की लाइफ में परिवर्तन कर रहे हैं। अगर आपने उसकी स्टोरी को सुन लिया और एक-एक पॉइंट्स को नोट कर लिया, समझ लिया, तो आपकी लाइफ ऐसे चेंज होगी जैसे तूफान बन के आपकी लाइफ को ऐसे झंझोड़ देगा कि आप हर उस सपने को पालेंगे, हर उस सपने को पूरा कर लेंगे जो आपने देखा है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। फ्रेंड्स, एक ऐसा सेशन होने जा रहा है जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा उस शख्सियत को। और ऐसी शख्सियत है वो जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं, टिकट परचेज़ करते हैं और अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी होस्ट रिंकी शर्मा जी को सेशन की बागडोर देता हूँ। रिंकी जी, वेलकम है आपका। अपने आप को अनम्यूट करिए और हमें उस शख्सियत से रूबरू कराइए जिस के लिए हम आज वेट कर रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए और उनकी पूरी जान-पहचान, उनके पूरी हिस्ट्री यानी कि पूरी वर्तमान से लेके फ्यूचर तक जानने के लिए, जिससे हम अपनी जानने के बाद अपनी लाइफ में चेंज ला पाएँ। हम हर उस सपने को पा पाएँ जो हम इस इंडस्ट्री में लेके आए हैं। तो वेलकम है मैम आपका, अपने आप को अनम्यूट करिए और हमें उनसे रूबरू करवाइए। थैंक यू सो मच भरत सर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है कि एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने का जिन्होंने अपने साथ साथ हम जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल दी। बहुत सारे लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, चाहे वो आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या किसी भी राज्य से रिलेटेड हो, उनके जैसा बनना चाहते हैं। आज जो हम जिस शख्सियत से मिलाना चाहते हैं, वो जितना हम एक्साइटेड हो रहे हैं, उतना सारे हमारे साथ जितने भी ऑडियंस है, सारे एक्साइटेड हो रहे हैं। और तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी शानदार शख्सियत से जिन्हें जोश की मशीन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने आज से 3 साल 6 महीने पहले मोदी केयर में अपने सपनों को लेकर के उड़ान भरी और उन्होंने एक इतिहास रचा और बन गए उत्तराखंड के पहले जीवी डेडी। और उस किस तरह से उन्होंने अपनी आम जिंदगी को कैसे अपनी आम जिंदगी को मोदी केयर में लाने के बाद एक खास जिंदगी में बदल दिया। तो जिस तरीके से हम एक्साइटेड हो रहे हैं, तो मेरे साथ साथ क्यों फ्रेंड्स आप भी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आइए हम मिलते हैं, देर ना करते हुए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं जोश की मशीन हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर सुनील गंगवार सर जी का। मोस्ट वेलकम सर जी आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग चैंपियंस। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आप सभी चैंपियंस का यहाँ पर वेलकम है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रिंकी शर्मा जी का और भारत भूषण जी का कि जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में मुझे यहाँ पर बुलाया है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जैसे आप सभी लीडर से मिलने का मौका मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा नाम सुनील कुमार गंगवार और रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। स्वागत है सर आपका दुआ इस सेशन में। सर मेरे साथ साथ मेरे ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो सर मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले सर हमें आपके अपने परिवार और आपके बचपन के बारे में हम जानना चाहते हैं। ओके, मेरा जो बचपन था वो बहुत ही ऐसा तो बहुत सीधा साधा स्वभाव का मैं एक लड़का था। और इतना सीधा स्वभाव का लड़का था कि मैं शायद क्लास में भी पीछे सीट पे बैठता था। और
बाकी लोगों से किसी से मैं बात नहीं करता था। यहाँ तक जब घर में कोई गेस्ट आता था तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था, या तो कमरे में से अगर वो घर में होता था तो कमरे में, अगर बाहर होता था तो बाहर ही रहता था जब तक वो गेस्ट नहीं चले जाते थे। बाई चांस अगर वो गेस्ट घर में रुकते थे तो मैं दूसरी तरफ से, दूसरे दरवाजे से अपना घर में एंट्री करता था और बोलता था कि मेरे बारे में मत बताना, कि मुझे इतनी शर्म लगती थी लोगों से। और मैं अभी फैमिली के बैकग्राउंड की बात करूँ, फैमिली की बात करूँ तो मेरा एक छोटा भाई है, वो दिल्ली एयरफोर्स में है, और 2 मेरी सिस्टर हैं, मदर है घर में, और वाइफ है, और 2 बच्चे हैं मेरे। तो वही है कि मतलब परिवार जो है छोटा परिवार है और सभी लोग साथ मिलकर के रहते हैं। बहुत सर आपके बचपन की बातें सुनकर थोड़ा सा ये लगा कि हाँ, जो बच्चे जो बैक बेंचर्स होते हैं किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, शायद सबको ये पता चल रहा होगा ना कि जरूरी नहीं कि जो पीछे बैठते हो शर्मीले हो वो आगे करके कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही सर मैं मतलब आपसे मिलकर के इतनी खुशी हो रही। मैंने सर आपको जब समीर मोदी का सेशन हुआ था मेरी वहां पर आपसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। और सर इसके आगे मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मोदी केयर से पहले आप क्या करते थे? क्या जॉब करते थे या बिजनेस था आपका? मतलब मोदी केयर में आने से पहले आपकी क्या इनकम थी? मैंने अपनी जो स्टडी की है वो मेरिट से की थी। मैंने बीएससी और एमएससी और बीएड वगैरह सारा मैंने मेरिट से किया है। तो इतने साल 7-8 साल मेरिट के रहने के बाद में जब मेरा एमएससी ये था, तब मेरी फादर की डेथ हो गई थी सन 2010 में। तो जो मैं घर में सबसे बड़ा था तो घर की जितनी भी भागदौड़ थी वो सारे मेरे ऊपर आ गई थी, और फाइनल सेमेस्टर था मेरा जब फादर की डेथ हुई थी। तो घर की सारी जिम्मेदारियां आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद अब तक तो सारा मम्मी पापा के पैसे से ऐश की थी, और अब सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा। और पीछे बैकग्राउंड भी इतना मजबूत नहीं था कि भाई किसी रॉयल फैमिली से हो, तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। फादर की जो मेरी डेथ हुई थी वो हार्ट की प्रॉब्लम से हुई थी, और हार्ट की प्रॉब्लम से जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है, यदि अगर वो कुछ समय तक भी जीवित रहता है तो बहुत सारा पैसा उसमें खर्च होता है। जो भी फादर के पास में, मदर के पास में सेविंग रही होंगी 3-4 लाख रुपए की, वो भी सारा लग गया था। और फिर बाद में पैसे की और जरूरत पड़ी तो लोगों से लेना स्टार्ट किया, और जितने भी रिलेटिव वगैरह लोग होते हैं तो कोई पैसे देते नहीं है, तो इधर उधर से लोगों से लिया। तो सब लोगों ने जो पैसा दिया वो इंटरेस्ट पे दिया, काफी पैसा उसमें लग गया था, लगभग 15-16 लाख रुपए लगभग उसमें लग गया था उस समय। तो वो सारा इंटरेस्ट में पैसा था। उसके बाद में मतलब हालत बहुत खराब थी, तो मैंने टीईटी क्वालिफाई भी किया। यूपी में वैकेंसी वगैरह निकलती हैं बीएड वगैरह की, मतलब शिक्षकों की, तो वो भी क्वालिफाई किया, लेकिन उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि शायद इस समय कोचिंग सेंटरों का मूवमेंट ज़्यादा है, तो मैं भी एक कोचिंग सेंटर खोलता हूँ, क्योंकि वाइफ ने भी मतलब बीएड एमए बीएड है वो भी, तो मैंने कहा चलो हम दोनों लोग मिलकर के खोलते हैं। फिर हम 2 लोगों ने कोचिंग सेंटर चलाया था रुद्रपुर में, इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर था, और 9 से लेकर 12 तक पीसीएम ग्रुप की कोचिंग चलती थी। 10 लोगों का टोटल उसमें स्टाफ था। तो शुरुआत में तो काफी अच्छी अर्निंग हुई, तो लेकिन वो कर्जा फिर भी नहीं निकल पा रहे थे उसमें से, केवल घर के खर्चे ही चल रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, मार्केट में जो भी व्यक्ति बैठे होते हैं उनके साथ में कंपटीशन का एक बहुत बड़ा दौर होता है। तो आसपास में जब कोचिंग सेंटर खुलने स्टार्ट हुए, तब जो इनकम जो जहाँ 70-80 हजार रुपए महीने की हो रही थी वो डाउन आती गई, और वो डाउन इतनी आ गई, वो लगभग 10-15 हजार रुपए में फिर सिमट के रह गई। मतलब 10-15 हजार रुपए से इनकम के लिए तो केवल घर के खर्चे चल रहे थे, और यहाँ तक घर के खर्चे चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और जिन लोगों की जो देनदारी थी वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। तो वो लोग कहते थे कि आप हमारा पैसा कब दोगे, आप तो अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हो, अपनी ऐश की जिंदगी जी रहे हो। हमने कहा सर ऐश की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, ये तो बहुत कंप्रोमाइज भरी लाइफ जी रहे हैं। मतलब वो यही पता नहीं होता कि अगर शायद कोई विपत्ति और घर में आ गई तो उसके लिए हम मैनेज कहाँ से करेंगे। इतने रुपए में 10-15-20 हजार रुपए में तो घर का खर्चा ही नहीं चलता। तो इनकम इतनी सी कम थी, तो लगा कि शायद और कुछ कर लेते, कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते तो शायद कहीं पे लग जाता, शायद ये डिसीजन हमारा गलत हो गया। तो लेकिन क्या करें पूरा, लेकिन फिर भी परिवार साथ में था। परिवार वाले लोग कहते थे कोई बात नहीं, आज अगर स्थिति ठीक नहीं है तो कभी तो स्थिति ठीक होगी। तो बस ऐसे ही चला जा रहा था। तो देखा ऑडियंस किस तरीके से हम इतनी जल्दी हताश होते हैं। मुझे सर से मेरे साथ साथ आप लोग को भी एक सीख मिली होगी, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव थिंकिंग सर की नहीं होती तो आज ये मोदी केयर में सक्सेस नहीं होते, है ना सर जी? तो हमने ये देखा है कि कितना स्ट्रगल सर ने अपनी लाइफ में किया है, और आज वो स्ट्रगल की वजह से अगर वो मेहनत नहीं करते तो आज इस मुकाम पर ना पहुंचते। तो सर मुझे आपसे इतनी अच्छी सीख मिली है, मेरे साथ साथ मेरे ऑडियंस को भी अच्छी सीख मिली होगी कि कभी भी हमको हार नहीं माननी चाहिए। सर इसके आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मेरे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, मोदी केयर आपके जीवन में कैसे आया और कौन लेकर के आया? जी मैम,
ऐसे ही कोचिंग सेंटर में हम लोग एक दिन बैठे थे, उस समय कॉल आती है अमित तोमर जी की। अमित तोमर जी जो हैं बेसिकली मेरठ बागपत से बिलोंग करते हैं वो, तो उनकी कॉल आती है तो वो बोलते हैं मैं अमित तोमर बोल रहा हूँ। तो जब नहीं जानते हैं किसी को तो मैं तो ये सोच रहा था कि रॉन्ग नंबर है, तो मैंने कहा सर रॉन्ग नंबर है, मैं आपको नहीं जानता, बेशक मैंने मेरठ से पढ़ाई की है लेकिन मैंने आपके नाम से मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो बोले ठीक है तो कोई बात नहीं, हम आपसे मिलना चाहते नहीं। मैंने कहा सर रॉन्ग नंबर है, तो मैंने रॉन्ग नंबर करके फोन काट दिया। और उसके बाद में 6 महीने के बाद उनकी कॉल दोबारा से आती है, लगभग 6 महीने के टाइम होगा, तो उन्होंने कॉल किया, बोले मैंने 6 महीने के बाद कॉल किया है आपको और मैं अमित तोमर बोल रहा हूँ और फोन कट मत करना प्लीज। तो मैंने कहा हाँ जी सर बताइए सर। तो बोले मैं रुद्रपुर से बोल रहा हूँ इस समय। तो मैंने कहा सर रुद्रपुर में तो मैं भी रहता हूँ। तो उन्होंने बोला हम आपसे ही मिलने आए हैं और आपका एड्रेस क्या है। तो मेरा जो कोचिंग सेंटर का एड्रेस था उस समय हम वहीं पर थे बैठे हुए। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे आप आ जाइए और ये मेरा एड्रेस है। और वो ठीक मुश्किल से 10 मिनट में वो वहां पर पहुंच गया, अमित तोमर जी और गौरव तोमर जी। जब उनसे बात हुई तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि किसी बिजनेस पर्पज से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम चाहिए हमें और हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर दिखाइए, क्योंकि इस बीच में और भी कुछ कंपनियों वाले मिले थे, कोई बहुत सारी कंपनियां, जैसे मैं नाम भी ले लेता हूँ सबका, जैसे एमबे वाले भी लोग मिले थे, कुछ वेस्टीज वाले लोग भी मिले थे, कुछ चिटफंड कंपनियों वाले मिले थे, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनियों वाले मिले थे, कोई ये कहते थे कि अरे ये कर्जा सारा आपका ऐसे निकल जाएगा, आप मतलब हमारे साथ काम करना स्टार्ट कर दो। तो कहीं पर मन नहीं हुआ काम करने का, लेकिन उन्होंने कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो बोले कुछ हमारे पास घरेलू प्रोडक्ट हैं। तो मैंने कहा सर किस कंपनी के हैं। बोले कंपनी तो हमें भी पता नहीं है, जो है वो इन डिब्बों पे सब पे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सर। तो उन्होंने डेमो दिखाने स्टार्ट किए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली उन्होंने टूथपेस्ट का डेमो दिखाया, फ्रेश मूवमेंट अपना है। तो वो देख करके अच्छा लगा कि वास्तव में ये जो क्वालिटी है हम जो यूज करते हैं, मैं दूसरे मार्केट के ब्रांड के यूज करता था तो उससे बेटर क्वालिटी है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने साबुन का डेमो दिखाया, ब्रश का डेमो दिखाया, फिर अपना स्टेरी क्लीन का डेमो दिखाया। तो ऐसे करके उन्होंने 4-5 डेमोस्ट्रेशन दिखाए और फिर हमें भी लगा ठीक है चलो बदलाव तो कर सकते हैं, दुकान तो चेंज कर सकते हैं। उन्होंने बिजनेस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया और शायद यही सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने बिजनेस के बारे में नहीं बताया। और मैंने फिर उसको देखा तो बोले आपके घर का खर्चा कितना होता है। मैंने कहा सर 10-15 हज़ार रुपए तो इनकम होती है, तो खर्चा आप समझ लो क्या होता होगा उसमें। तो मैंने कहा वही 5-6 हज़ार रुपए लगभग घर के प्रोडक्टों में खर्च होता होगा। तो लेकिन वही है कि सबसे पहले हमारी जो नजर जाती है वो प्रोडक्ट की एमआरपी पे जाती है। जब मैंने देखा मैंने कहा सर ये तो बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं और ये इतने महंगे प्रोडक्ट हैं सर, हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, एक बार आप इनको इस्तेमाल करके देखो तब देखते हैं। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट दिए। तो उस समय 2-4 बच्चे फीस दे के गए थे अपने कोचिंग सेंटर वाली। तो 3700-3800 रुपए के मैंने उस समय उनसे प्रोडक्ट लिए और वो प्रोडक्ट लेकर के सीधे मतलब एक बॉक्स में दिए थे उन्होंने और वो सीधे घर में ले जाके दे दिए, क्योंकि घर में सामान जो लेके आता था वो वहीं लेकर के आता था। जब घर वालों ने इस्तेमाल किए, व्हाइट पल्स शॉप खोला नहाने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो घर वालों को भी अच्छा लगा। जब 2-3 प्रोडक्ट खत्म हुए घर में, तो मम्मी ने बोला कि ये 2-3 प्रोडक्ट खत्म हो गए, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इस बार यही लेकर के आना। तो हमने 2-3 जगह ट्राई किया दुकानों पे, तो वो प्रोडक्ट कहीं पे नहीं मिला। फिर गौरव तोमर जी का नंबर मेरे पास में था, तो मैंने गौरव तोमर जी को कॉल लगाया। तो उन्होंने कहा सर ये प्रोडक्ट वहां पर नहीं मिलेंगे, या तो ये आपके बरेली शहर में मिलेंगे या हल्द्वानी पड़ता है 40 किलोमीटर दूर, और बरेली या 80 किलोमीटर दूर, इन 2 जगह जा सकते हैं तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप 2 दिन का वेट कीजिए, 2 दिन के बाद में हम आपसे मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2 दिन में ही वो लोग यहाँ पर रुद्रपुर दोबारा से आ गए। फिर वो दोनों लोग ठहरे होटल में। वो होटल में जब ठहरे तो उन्होंने बोला आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब वो सिस्टम हमें सिखा रहे थे एक तरह से। तो मैं और वाइफ दोनों लोग वहां पर गए। तो मैंने सोचा ये 3 प्रोडक्ट देने के लिए ये 300 किलोमीटर दूर चल के आए हैं और कार से आए हैं और एक होटल में रुके, अच्छे होटल में रुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तब इन्होंने बोला कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हो, और लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर वो क्या। तो बोले आपको अपने ड्रीम्स बताने पड़ेंगे, जो आप सपने देखते हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैंने कहा सर मेरा कोई सपना ही नहीं है, मैंने सपने देखने सारे बंद कर दिए हैं। क्योंकि इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि मेरे पास कर्जा इतना है, वो लगभग 20 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और तो वो शायद और उसके अलावा कोई सपने नहीं है। अगर वो कर्जा निकल जाए मेरा, तो बस मैं समझ लो गंगा नहा जाऊंगा जैसे लोग बोलते हैं, तो मेरा ऐसा हो जाएगा। तो बोले सर 20 लाख रुपए का तो कर्जा बहुत है, इतनी जल्दी नहीं निकल पाएगा, लेकिन यदि हम जो बताएंगे अगर आप उसको करने लगे तो शायद निकल जाएगा।
अगर आप 1 साल का टाइम देते हैं हमारे साथ में, तो 1 साल में आपकी 50,000 रुपए मंथली इनकम होने लगेगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, 50,000 रुपए मंथली इनकम होने लगेगी, तो कम से कम कुछ घर के खर्चे चलेंगे, कुछ कंप्रोमाइज करके और लोगों का थोड़ा-थोड़ा कर्जा निकालते रहेंगे। तो मैंने कहा सर अगर 50,000 रुपए मंथली आता रहेगा तो मैं ज़िंदगी भर जब तक आप बोलेंगे तब तक ये बिज़नेस करता रहूँगा। तो उन्होंने बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन दिखाई, तो बहुत अच्छा लगा जैसे उन्होंने बताया, तो लगा कि हाँ, वास्तव में सपने यहाँ से पूरे होने वाले हैं। और जो मैं और मेरी वाइफ़ और मदर जो बात करते थे, तो शायद ऊपर वाले ने अमित जी के लिए, गौरव जी के लिए मेरे लाइफ़ में भेजा है। उन्होंने मेरे लिए भेजा है, क्योंकि जो नंबर किसी और का भी लग सकता था, वो नंबर मेरा ही क्यों लगा? तो बस ये विश्वास था, तो काम करना स्टार्ट किया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक आपको ऐसा लगा कि ये रॉन्ग नंबर है और वो रॉन्ग नंबर आपका बिल्कुल राइट नंबर बना और आज आप यहाँ पर उत्तराखंड के पहले जीवीडीडी बन के तैयार हो गए हैं। तो ऑडियंस देखा आपने, कभी-कभी रॉन्ग नंबर भी कितना राइट नंबर बन जाता है। तो आगे अपने सेशन को बढ़ाते हुए सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मोदी केयर में पहले कुछ महीने स्ट्रगल के रहते हैं, तो उसमें जो कुछ महीने जो आपकी शुरुआत के रहे, तो उसमें आपका स्ट्रगल कैसा रहा? क्या आपने तुरंत जब आपने मोदी केयर शुरू किया तो क्या तुरंत ही आपका काम शुरू हो गया या फिर आपको शुरुआत में स्ट्रगल रहा, मतलब मिला भी, आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा? जी मैम। जी सर। जैसे क्या है, मैंने जब शुरुआत मोदी केयर की तो मेरी जो आईडी लगी थी वो सितंबर 2016 में आईडी लगी थी मेरी। तो जब मैंने आईडी जब लगाई उस दौरान, तो काम करना 1-2 महीने के बाद में स्टार्ट किया। तो 2-3 महीने मुझे ऐसे ही बीत गए, जब अमित जी की दोबारा से कॉल आती है कि सर आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, आपने तो बोला कि मेरा ये सारा कर्जा निकल जाएगा। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि ना, मेरे अगर मैं अपना कोचिंग सेंटर भी अगर छोड़ दूंगा, तो जो घर का खर्चा चल रहा है वो भी नहीं चल पाएगा। तो सर वो कैसे छोड़ सकता हूँ? तो बोले कि वहाँ से कितना पैसा आता है? मैंने कहा 10-15 हज़ार रुपए तो आता है, घर का खर्चा चल रहा है। तो बोले घर का खर्चा ही चलाते जाओगे, लेकिन जो इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ता जा रहा है उसका क्या करोगे? तो मैंने कहा ठीक है सर, करते हैं मोदी केयर को। तो मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया। लोगों से बात करना क्या स्टार्ट किया, मैंने ऐसे बोला कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है और उस कंपनी में ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट आते हैं और वो आप भी यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ पैसा उसमें से आएगा। तो मैं इस तरह से लोगों से बात करता था, जो कि सरासर गलत था। तो जब मैं ऐसे लोगों से बात करता था, तो कोई व्यक्ति मतलब सुनता तो था थोड़ी बातें, लेकिन उसके बाद में क्या था, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, आई और गई। हमने भी कभी कोई कंपनी की थी और तुम कहाँ फंस गए, अच्छा खासा तुम कोचिंग सेंटर चला रहे हो, अपना वही चलाओ। तो भी मतलब कुछ वो नहीं हुआ। लेकिन उसका जो मेरा पे आउट आया, तो पहले महीने में मेरा जब पे आउट आना स्टार्ट हुआ, जब मैंने अपना एनईएफटी उसमें अपडेट करवाया, तो 147 रुपए का पे आउट आया पहले महीने मेरे अकाउंट में। 147 रुपए का पे आउट आया, तब लगा कुछ आएगा। तो कुछ दोस्तों ने का बोला कि भाई कितना पैसा मोदी केयर से आया? तो पहले तो मैं उनको बता नहीं रहा था, लेकिन जब उन्होंने फोर्स किया तो मैंने उनसे बोला 147 रुपए आया है। बोले पूरे महीने आप लोगों से बात करते हो और आपके अकाउंट में 147 रुपए आया है? तो मैंने कहा यार बात तो ठीक कह रहे हो आप, तो 147 रुपए में होगा क्या? बोले 147 रुपए में अगर बाइक लेके भी अगर कहीं निकल जाओगे, तो एक दिन में 147 रुपए का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। मैंने कहा बात तो ठीक है। फिर उसके बाद में मैं फिर घर पे बैठ गया आराम से। फिर अमित जी की कॉल आती है, तो वो बोलते हैं कि भाई क्या हुआ? मैंने कहा सर लोग ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं कि 147 रुपए का चेक आया है और 147 रुपए पूरे महीने काम करने के बाद में आएगा, तो कैसे चलेगा? तो बोले आप करो तो सही, लोगों से बातचीत तो करो। तो फिर ऐसे दूसरे महीने बातचीत की लोगों से, तो दूसरे महीने का पे आउट थोड़ा सा बढ़ गया, वो हो गया 185 रुपए का पे आउट हो गया। तो लगा कि चलो थोड़ा पड़ा है, लेकिन फिर भी लोगों ने टोन मारने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने छोड़ा नहीं बिल्कुल। लोग छोड़ते नहीं है बिल्कुल, मतलब अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसको पैर पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। तो उन्होंने बोला बस दूसरे महीने 185 रुपए। फिर अमित तोमर जी ने मुझे बताया कि सर ये बताओ, सामान खरीदने के पैसे आज तक किसी ने दिए आपके लिए? कम से कम मोदी केयर ने आपको दिया तो सही। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है। फिर तीसरे महीने का पे आउट जो था मेरा 251 का, 251 रुपए का पे आउट था। चौथे महीने का पे आउट जो था 350 रुपए। अब तो मेरे सब्र का जो बांध था ना, वो भी टूट चुका था। वो इसलिए टूट चुका था कि 4 महीने के पे आउट जो है, 4 महीने लगातार काम किया है, लोगों से बातचीत की है, तो 4 महीने में 1,000 रुपए नहीं आया, तो 12 महीने में 50,000 कैसे आएगा? तो बस फिर तो अपलाइन का कॉल उठाना भी बंद कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल बंद। वो दूसरे नंबर से भी कॉल करते थे, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन भी कॉल करता होगा, उसकी भी कॉल उठानी बंद बिल्कुल। जो गलती मैंने की थी, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, वो गलती कोई भी व्यक्ति ना करे। तो वो क्या हुआ, फिर वो उन्होंने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि अपलाइन जो होता है वो पिता के समान होता है। क्योंकि पिता जो कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता, कितनी भी मुसीबत में बच्चे आ जाए। तो
उन्होंने फिर वहां से दोबारा रुद्रपुर आए और रुद्रपुर आने के बाद में वो दोबारा मिले, क्योंकि मैंने उनसे मिलने के लिए भी मना कर दिया था। वो उन्होंने घर भी देखा था तो घर पे ही डायरेक्ट आ गए वो। तब उन्होंने बताया कि ये बिजनेस की शुरुआत ही ऐसी होती है और आपने किया क्या, कैसे लोगों से बात की। तो वो मुझे एक होम मीटिंग में ले गए, बोले आप एक होम मीटिंग अरेंज करो और वहां लेके चलो, आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते कैसे हो। तो जो मेरा तरीका था दिखाने का, 5 मिनट में सारी बातें उनको बता देता था कि भाई ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, ऐसे करके तो बस ऐसे ही बताता था। तो वो बिजनेस जो मीटिंग थी, होम मीटिंग, बिल्कुल फ्लॉप। और अमित तोमर जी ने, गौरव तोमर जी ने भी वहां पे कोई प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं। अब वो दोबारा से मुझे होटल में लेके गए और बोले अब हम तुम्हें बताते हैं ऐसे करके काम करना है। तो उनके गाड़ी में एक डेमो किट थी, तो डेमो किट उन्होंने बताया कि इससे डेमो करके हम दिखाते हैं, शुरुआत में दिखाए थे और अब आप करके दिखाओ। ये है सिस्टम पूरा। लोग कंपनियों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन चमत्कार को नमस्कार कहा जाता है। हमारे जो प्रोडक्ट है मोदी केयर के, वो वास्तव में चमत्कारी प्रोडक्ट है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है मामूली। तो ये चमत्कार लोगों को दिखाओगे ना, तब वो नमस्कार करेंगे, तब आपके साथ में ज्वाइन होंगे। और जब ऐसे करना स्टार्ट किया, फिर अगली प्रेजेंटेशन शाम को मैंने ही दिखाई और तो वहां से जो ऑर्डर मिला वो लगभग 5500 रुपए का ऑर्डर मिला वहां से। और उन्होंने, अमित जी ने, गौरव जी ने कुछ नहीं किया। तब थोड़ा सा बिलीव जागा, तो मैंने 3-4 महीने और खराब कर लिए बीच में, 4 महीने के बाद में। तो ये शुरुआत थी मेरी ऐसे करके। तो ये स्ट्रगल थे, क्योंकि अपलाइन अगर सपोर्ट करता है तो जो स्ट्रगल बीच में आते हैं ना, वो भी सब खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऑडियंस आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए कि हमारे अकाउंट में अभी तो 147 ही आ रहा है या 185 ही आ रहा है। सब्र करिए, मेहनत करिए, मेहनत करने के बाद में फल तो जरूर मिलता है। जिस तरीके से सर ने मेहनत की है और एक साथ की, कभी भी अपने अपलाइन की बात को ये मत सोचिए कि मेरा अपलाइन ये कह रहा है और उनको इग्नोर करिए, नहीं। अपलाइन जैसा सर ने कहा है कि एक पिता के समान होता है, बिल्कुल यहाँ पर एक पिता के समान ही होता है अपलाइन। हमेशा जब देखो तब अपने डाउनलाइन की सोचता है कि यहाँ पे मोदी केयर में क्या नेटवर्किंग में एक चीज और यहाँ पर है, कभी भी यहाँ पर किसी की टांग खींच के नहीं किया जाता है, हमेशा एक दूसरे के हाथ पकड़ के खींचते हैं। और जिस तरीके से सर अमित सर ने सुनील सर को अपने साथ में ले लिया और एक जीवीडी बना करके तैयार कर दिया। सर आपकी स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में रहा ही, कई बार सबकी लाइफ में रहता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि 147 आया, आपके दोस्तों ने डिमोटिवेट कर दिया, लेकिन फिर भी आपने काम किया, 185 आ गया। फिर आपने कहा कि नहीं 1000 नहीं आ पाया और आप जाकर के बिल्कुल शांत हो गए, एक तरीके से डिमोटिवेट हो गए। तो इस तरीके से आपके डाउनलाइन के साथ भी हुआ होगा, वो डिमोटिवेट हुए होंगे। तो सर आपने इस सिचुएशन में आपने क्या किया कि जब लोग आपको मना करते थे, तो फिर आप किस तरीके से, आप नेगेटिव अगर हुए तो कैसे आप पॉजिटिव हुए, आपने उस टाइम क्या किया सर? पॉजिटिव इसलिए हुआ, फिर मैं जब लगातार ऐसे ही मैं जब वर्क किया टीम के साथ मिलकर के, और अपलाइन ने भी पूरा सपोर्ट किया, फिर फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कोचिंग सेंटर अपने मतलब भाई के और वाइफ के हवाले कर दिया। मैंने कहा अब आप इसको देखो, क्योंकि मैंने किसी एक स्टोरी में पढ़ा था, कहीं वीडियो पड़ी हुई थी फेसबुक पर, कि पीछे के पुल तोड़ने पड़ेंगे, कि जो व्यक्ति अपने पिछले के पुल तोड़ देता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो तो सिकंदर जो थे, वो जिस राज्य पे या जिस देश पे अपने आक्रमण करने जाते थे, तो पहले क्या था, सारा पार्टों में डिवाइड था, अलग अलग प्रांतों में डिवाइड था। तो वो जब दूसरे राजाओं के पास जब जाते थे, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इस एग्जाम्पल में भी एक एग्जाम्पल है कि अगर आप के घर से कोई बारात जाती है, दूसरे गांव में जाती है, दूसरे सिटी में जाती है, तो आप कितने लोग जाएंगे वहां पर, रिंकी जी? तो सर जब बारात जाएंगे तो हम कम से कम 100-150 से तो जा ही सकते हैं। हाँ जी, तो हम वहाँ केवल 100-150 लोग जाएंगे, ठीक है। अगर हम जिस गांव में या जिस सिटी में अपनी बारात लेकर के जाएंगे, तो वहां पर 150 लोगों से ज्यादा की संख्या होगी। जाहिर सी बात है कि वहां पर पूरा गांव या पूरा कॉलोनी या पूरा मोहल्ला होगा, वहां पर पूरा ज्यादा लोग होंगे। वहां पर हो सकता है 1000 लोग हो, 1500 लोग हो, 2000, 5000 लोग हो, लेकिन हम यहाँ से कितने लोग जाएंगे? लगभग 100-150 लोग जाएंगे केवल। तो जाहिर सी बात है, तो वो सिकंदर अपनी टुकड़ी लेकर के जाता था, तो वहां पर वो, जैसे पहले रियासतों के बाहर क्या होता था, एक बड़ा सा या तो नहर होती थी वहां पर, या तो कोई नदी होती थी, और नदी पर आने जाने के लिए पुल बना हुआ होता था, और बाकी जगह वो जहाजों से जाते थे, ऐसे करके वो निकलते थे वहां से। तो पुल जो होता था, तो वहां पर उसके लिए निगरानी के लिए सैनिक रखे जाते थे। तो कभी भी कोई जो सिकंदर था अपनी सेना को लेकर के उस पुल से नहीं जाता था, वो जाता था नदी के रास्ते।
नदी के रास्ते जहाज से जाता था तो वहां पर ये देखता था, अपने गुप्तचरों को भेजता था कि ये देखो इस राज्य का माहौल क्या है, हम कैसे इस पर आक्रमण करें, कहाँ से आक्रमण करें। तो जब वो समय देखता था तो वो एक राज्य में जब जहाँ जाता था तो वहां की, भाई यहाँ की जो सेना है वो बहुत ही खतरनाक है, हम यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। तो लोगों में जो उनकी सेना के जो सैनिक थे वो डिमोटिवेट होते थे। वो कहते थे सर हम तो एक टुकड़ी सेना की है, 200-400 लोग, और यहाँ तो इनकी सेना भी बड़ी है, ये तो पूरा राज्य है इनका। तो बोले जब डिमोटिवेट होते थे, जब वो ये देखता था डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो रात बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम आक्रमण नहीं करेंगे, सुबह होते ही, अभी रात हो रही है, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे यहाँ से। तो वो अपने साथ में डायनामाइट रखता था। वो डायनामाइट रखता था, वो जिस जहाज से आते थे तो उस जहाज में जाके डायनामाइट लगाता था और उनको उड़ा देता था। जब डायनामाइट जब उसमें लगता था, जब उड़ जाता था, तब वो अपने सैनिकों से कहता था भाई क्या हुआ, कहाँ धमाका हुआ। तो सैनिक कहते थे सर हमारा जो जहाज है वो किसी ने उड़ा दिया, वो जहाज उड़ा दिया, अब हम कैसे जाएंगे। तो बोले अब तो एक ही रास्ता है, वो पुल के पार से जाना पड़ेगा, या तो हम तैर के जाएंगे, तो आधे तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, इसमें बहाव तेज है नदी का, तो पुल पे जाना पड़ेगा। तो पुल पे जाएंगे तो वहां भी बहुत सैनिक हैं, तो अब तो एक ही रास्ता है, इन सैनिकों को मारो या खुद मर जाओ, एक ही रास्ता है बाहर निकलने का। तो वही होता है ना, मरता क्या नहीं करता। तो वो हर राज्य के लोगों को, मतलब जो वहां की सेना होती थी उन पे विजय हासिल कर लेता और फाइनली उस राज्य को भी हड़प लेता था। तो वो इसलिए महान कहलाता था, मुझे उसकी जो प्लानिंग होती थी वो बहुत जबरदस्त होती थी। तो मैंने ये कहानी पढ़ी कि पीछे के पुल तोड़ने पड़ेंगे। अगर हम पीछे जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो हमने तोड़ दिया, उसको हम तोड़ पाए, तो हम आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो लोग 10, 15, 20 हजार रुपए की जो नौकरी करते हैं, क्योंकि मैं भी उसी प्रोफेशन में था, तो 10, 15, 20 हजार रुपए में वो एक क्या है, बहुत बड़ा पुल है, उसको तोड़ नहीं पाते। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से ही हमारा घर चलता है और हम इसी में लगे रहेंगे। अब आप सोच के देखो, वो वहां 10-15 हजार की नौकरी के लिए, ये जो बॉडी आप देख रहे हैं पूरी, ये अब वैसे तो अनमोल है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक रीजन से अगर बात करें तो ये लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की एक बॉडी है। एक 8 से 10 करोड़ रुपए की बॉडी हम किसी के यहाँ पर एक तरह से गिरवी रख करके, जो आपको 10-15 हजार रुपए की नौकरी दे रहा है, महीने के आपको 30 दिन के पैसे दे रहा है, हमने उसके पास में ये बॉडी रख दी। वो लोग बोले सर ये हमारी बॉडी है, इससे आप जितना काम लेना चाहते हैं वो ले लीजिए और 10-15 हजार रुपए हमें घर का खर्चा चलाने के लिए दे दीजिए। तो इसलिए वो हम पीछे के पुल नहीं तोड़ पाते, और जो पीछे के पुल जो लोग तोड़ देते हैं वो लाखों नहीं, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं कीजिए। तो इस टाइप से ऐसे होते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। तो जो स्ट्रगल लोग के साथ में आता है, मैं अपनी बात करूं, जब मेरा एक महीने में पे आउट आया, वो मेरा 11वें महीने का पे आउट था, वो 68,540 रुपए का था टीडीएस डिडक्शन के बाद में। जब 68,540 रुपए मेरा पे आउट था, तो मैंने सोचा कि अब तो मेरा पास बहुत पैसा आने लगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है और अप्लाइंग की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या होता है ना, मन में एक ईगो आ जाता है, वो ईगो ऐसा आया कि अप्लाइंग की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं जो काम करूंगा तो सब कुछ मुझे आता है। तो ऐसे करके फिर लोगों से मैं मिलता था, धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस डाउन होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर एरिया से बहुत दूर है, लगभग 250-300 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए हमारे यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम भी नहीं होता मोदी केयर का। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तभी से बड़े प्रोग्राम होने स्टार्ट हुए यहाँ पर। फिर जब ऐसे से चलता रहा तो मेरा जो पे आउट जो था ऊपर जाने की बजाय वो पे आउट नीचे आने लगा। जब 68,000 के बाद में अगले महीने का जो मेरा पे आउट था लगभग 50,000 रुपए के समथिंग, उससे अगले महीने का पे आउट था वो और डाउन आ गया, वो लगभग 40,000, फिर 22,000, ऐसे करके 15,000 पे आउट मेरा आ गया। फिर मैंने सोचा कि शायद अब मुझे जरूरत है अप्लाइंग की, तो लेकिन अप्लाइंग फिर भी बात करते थे, लेकिन मैं उनसे कभी हामी नहीं भरता था कि आप रुद्रपुर आओ। मैं कहता नहीं सर बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उन्होंने फाइनली बोला कि बिजनेस डाउन क्यों हो रहा है, तो बोले आपके अंदर ईगो आ गई है, अगर उसको बाहर निकाल दोगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। तो जब फिर से उनका सपोर्ट मिला दोबारा से, फिर टीम को सब लोगों ने मिलकर के मोटिवेट किया और फिर बिजनेस लगातार बढ़ता गया और अब लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। सुपर सुपर मोटिवेशन स्टोरी है सर। ये समझ लीजिए कि सर इतना मजा आ रहा है ना कि आपकी स्टोरी सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जान करके हमारे साथ साथ और भी जो सुन रहे हैं वो आज फुल मोटिवेट हो गए होंगे सर आपकी स्टोरी सुन करके। जितनी अच्छी स्टोरी सुनाई है आपने सिकंदर की, तो ऑडियंस आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और कभी भी ईगो नहीं लाना है। तो और जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सर आपकी स्टोरी से हम लोग को समझ में आ गया कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर आगे अगर हम इस सेशन में बढ़े तो अब ये बताइए सर कि मोदी केयर में अब तक आपने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या हासिल किया है, जैसे पैसा, गाड़ी, विदेश यात्रा, इन सब में सबके बारे में सर जानना चाहते हैं आपसे। जी मैम,
मैं सबसे पहले बात करूँ, जैसे मेरा जो बैकग्राउंड, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड कोई रॉयल फैमिली से नहीं था, मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास से भी अगर कुछ और मिडिल क्लास जहाँ से शुरू होता है तो वहां से समझ सकते हैं। यहाँ तक मेरे पास में मेरे पैसे की एक बाइक भी नहीं थी, वो भी जब मेरी शादी हुई थी 2012 में, तब ससुराल की तरफ से लोगों को मिलता है, कार मिलती है, किसी को कुछ मिलता है, तो मुझे ससुराल वालों ने एक बाइक दी थी। तो उसी बाइक से इधर उधर घुमा करते थे, चलते थे। मोदी कर भी उसी बाइक से ही किया, और पीछे अपने मतलब सीट पर, बाइक की सीट पर 2-3 पेटी लेकर के जहां भी जाते थे, मीटिंग करने जाते थे, और उस समय रोडों की हालत भी काफी खस्ता हालत थी, तो हम एक शर्ट अपने बैग में रख के लेकर के जाते थे, और फिर जहां पर पहुंचने वाले होते तो आसपास कहीं थोड़ा रुकते थे, जहां पे कोई नल होता था तो वहां पहले मुंह वगैरह धोते थे, फिर शर्ट डालते थे, क्योंकि पैंट तो चल जाती थी, क्योंकि पैंट तो ब्लैक ब्लैक इस टाइप की होती है तो चल जाती है वो। तो वहां पर फिर आगे जाते थे, फिर लोगों से मिलते थे, बात करते थे, और रात के 10-10, 11-11 बजे तक घर पे आते थे, क्योंकि वही था, पीछे के पुल तोड़ चुके थे। तो अब वही है कि करना है तो मोदीगिरी करना है, और तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि इतना तो पता लग चुका था, जो मोदी केयर कंपनी है वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी है। कॉर्पोरेट सेक्टर मींस मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक काम है। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों ने मिलकर के कोई एक सिस्टम बनाया, उसको थोड़ा रन किया, जब उनका भला हो गया तो वो मार्केट से गायब हो गए। तो समझ में यही आया कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी हेल्प करेगी, तो हमारा भी भला होगा और आने वाली जनरेशन का भी भला होगा, और जो हमारे साथ में लोग हैं वो भी सब आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही करके जो चल रहा था, तो आप समझ के देखो, जो बाइक थी वो 2012 से मेरे साथ में थी, और सबसे पहले मुझे सच में ये पता नहीं था, 2017 में मुझे एक ट्रिप मिला बैंकॉक का, उस समय बैंकॉक के नाम से ट्रिप निकला था। 2017 में जब वो ट्रिप गया तो मुझे कॉल आया था बरेली एमएससी से, मोदी केयर का सक्सेस सेंटर बरेली में है हमारे नजदीक में। तो वहां से कॉल आया कि सुनील कुमार जी, आपका एक फॉरेन ट्रिप क्लियर हुआ है, और आपको उसका पासपोर्ट जो है अगली 10 तारीख तक आपको हमारे यहाँ जमा कराना है। तो मेरा पासपोर्ट जो था 2013 में कभी बनवाया था किसी के साथ में, हम लोग वो कोई पासपोर्ट बनवाने गया था, तो हम भी चले गए, चलो हमने कहा चलो हम भी बना लेते हैं। वो पासपोर्ट भी पता नहीं कहाँ पे रखा गया, तो यकीन मानिए पूरी फैमिली ने उसको ढूंढा, तो 2-2.5 घंटे लगे पूरे घर में ढूंढने में। और वो भी ऐसी जगह मिला कि एक पुराना सा कोई बैग था किताबों का, वो उसी में डाल दिया था। तो वो पासपोर्ट ले जाकर के बरेली एमएससी जमा किया, और उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड था, मतलब इतना एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि वास्तव में कि आज पता नहीं क्या मिल गया। जैसे बोलते ना लोग, एक सपना होता है लोगों का, तो मुझे भी लगा कि शायद मेरा एक छोटा सा कोई एक ड्रीम पूरा हुआ है। और मैं तो अपने आसपास के शहरों में, जैसे हमारे आसपास में एक नैनीताल है, वो बहुत ही फेमस जगह है, तो वहां भी कभी कभी 6 महीने 1 साल में लोग जाते थे, तो मैं उनके साथ चला जाता था। तो और वो नैनीताल इतने पास में है कि अगर सुबह से जाएं हम तो शाम तक घर वापस 50-60 किलोमीटर का एरिया है, केवल डिस्टेंस है इतना। तो आप सोच के देखो, जो व्यक्ति नैनीताल भी जाने के लिए दोस्तों के साथ में जाता था, और उसके लिए मतलब कंपनी ने फॉरेन ट्रिप दिया, तो मुझे ये लगा कि वास्तव में बहुत बड़ी चीज है। तो फिर वहां से बिलीव और ज्यादा बढ़ गया। तो वहां मैंने देखा दिल्ली एयरपोर्ट पे कि अमित जी भी थे, और भी अमित जी के साथ में और भी कई टीम के लोग थे, और मैं अकेला था, मैं अपनी टीम से अकेला था। तो वहां पर लोगों को देखा कि यहाँ पर 1-2 लोग नहीं है, यहाँ तो हजारों की संख्या में लोग हैं, और फ्लाइट जो है, कई फ्लाइट मोदी केयर की जा रही है, और 1 महीने लगातार ये प्लान चलने वाला है, और 1 महीने में 4-5 बैच जाएंगे और ऐसे करके रुकेंगे। तो पहली बार फर्स्ट टाइम जब प्लेन में बैठा तो फीलिंग अलग थी। तो जब बैंकॉक जाकर के देखा वहां पर, तो वहां पर आप एज ए 7 स्टार बोल सकते हैं, जो सबसे बढ़िया होटल होता है, मतलब मोदी केयर जो है उसमें ठहराता है, क्योंकि जो समीर मोदी जी हैं वो एक रॉयल हैं अपने आप में, और तो वो हर किसी को रॉयल लाइफ देना चाहते हैं। तो जब वहां के रहन सहन देखा, वहां का खाना पीना देखा, घूमना देखा, इतनी कंपनी ने मस्ती कराई, तो लगा कि ये वास्तव में अब एक हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए, बहुत अच्छी जगह आ गए। तो वो 3-4 दिन का ट्रिप था, तो वो उस समय बहुत एंजॉय किया। और जब मैं वहां पर बैंकॉक में था, तो टीम ने और ज्यादा काम किया, क्योंकि वहां से जो पिक थे तो पिक ग्रुप में डालते थे, फेसबुक पे डालते थे, तो आज भी फेसबुक पे वो पिक पड़ी हुई होंगी। तो वो लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, तो बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ। तो मैंने सोचा कि ये तो वास्तव में पैसिव इनकम वाला बिजनेस है। तो पैसिव इनकम मतलब आज मैं अगर 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर हूँ तो बिजनेस और ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे करके जब चलना स्टार्ट किया, फिर बैंकॉक के बाद में ट्रिप आया, अगले साल 2018 में दुबई का ट्रिप आया, तो वो भी क्वालिफाई हुआ। और फिर क्रूज का भी ट्रिप हुआ उसमें, और फिर दोबारा से पटाया का ट्रिप अभी निकला था 2019 में, तो वो भी टीम के साथ में गए थे।
और एक मलेशिया का ट्रिप क्वालिफाई हो। तो अब तक लगभग टोटल 5 ट्रिप मोदी केयर से मिल चुके हैं और पांचों ट्रिप जो थे, पहला ट्रिप छोड़ करके बाकी सब टीम के साथ ट्रिप हुए हैं और लगभग 50 लोगों से ज्यादा लोग टीम के मतलब फॉरेन जा चुके हैं। और बहुत ही खुशी होती है कि जब टीम के साथ जाते हैं, जब देखते हैं कि वहाँ और भी मोदी केयर से लगभग 7,000, अभी लास्ट जो ट्रिप था 7,000 से ज्यादा लोग मोदी केयर ने फॉरेन घूमने के लिए भेजा। तो आप समझ सकते हैं जिस शहर में, दूसरे देश में जिस शहर में कंपनी भेजती है, तो वहाँ के जितने भी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स होते हैं वो सारे मोदी केयर के लिए बुक होते हैं। अब आप सोच के देखो कि कितनी बड़ी शख्सियत है श्री समीर मोदी जी की, जो ऐसे एंजॉय कराते हैं वो। और उसके बाद में जहाँ मेरी बाइक जो थी, जो मैंने बोला था पुरानी हो चुकी थी, तो कार फंड से जब पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ तो लगभग 14 लाख रुपए की कार नेक्सॉन मतलब मोदी केयर से यहाँ पर गिफ्ट में मिली। तो वास्तव में बहुत बढ़िया लगा कि जो व्यक्ति कभी बाइक और कार के सपने भी नहीं देखे और मोदी केयर से वो सपना भी पूरा हो रहा है। और आज टीम में 23 लोग कार अचीवर है, 23 लोगों के पास में मोदी केयर से कार है और लगभग 50-60 लोग फॉरेन ट्रिप पे जा चुके हैं। तो बहुत खुशी होती है कि अपने साथ साथ में टीम के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और जो कर्जा जो मैंने आपको बताया था कि 15-16 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ, फिर 20 लाख हुआ और वो फाइनली लगभग 26 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। अब से लगभग 8 महीने पहले वो कर्जा जो है वो पूरा फिनिश हो चुका है, पूरा कर्जा खत्म हो चुका है। और इनकम की बात करूं तो लगभग 4 लाख प्लस की लगभग इनकम यहाँ से मोदी केयर से आती है। जी वाह सर, बहुत सही कह रहे हैं सर आप। आपकी सच में आपकी जो अचीवमेंट है सुन करके हम सभी खुश हो रहे हैं और मतलब आपकी बातें सुन करके हम इतना एक्साइटेड हो रहे हैं कि जिस तरीके हम लोग भी कभी जो है कब ये कोरोना काल खत्म हो और हम लोग भी जो है फॉरेन ट्रिप पर जाएं। और जिस तरीके से आपने अपनी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है आपने और अचीवमेंट किया है, तो उसी जोश और जुनून से इस मोदी केयर को आपने अपनाया है। तो आपने जिस तरीके से आपने इस मोदी केयर को फैमिली माना है, तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि जितने भी ऑडियंस हैं उसी तरीके से इस मोदी केयर को अपनी फैमिली मान करके आपके जैसे ही सब्जी रेडी यहाँ पर जल्दी ही तैयार हो जाए। जी सर इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सर कभी आपके मन में आया है कि हम मोदी केयर को छोड़ दें? कभी अगर आप डिमोटिवेट हुए तो कभी आपको ऐसा लगा कि हम मोदी केयर को लास्ट में छोड़ दें? क्योंकि बहुत से जी लोग कहते हैं कि मैंने तो मोदी केयर किया और कुछ रुपए आए और मोदी केयर को छोड़ दिया है करके। बिल्कुल बिल्कुल रिंकी जी, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन पहले आया था जब मैंने आपसे बोला था कि जब मेरा पीओ 68,000 से जब डाउन होना स्टार्ट हुआ, मतलब 68,000 से फिर 50,000, 40,000, 22,000, 15,000 जब मेरा पे आउट आया, तो मैंने सोचा कि सभी लोग सच बोलते थे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में लोगों के साथ में होता है। तो वास्तव में उनकी बात सच थी। तो मेरा उस समय मन होता था कि मोदी केयर में कुछ भी नहीं है, मुझे मोदी केयर छोड़ देना चाहिए। तो वही है कि लोगों के मन में आता है, क्योंकि हम उस फैमिली से या उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन जैसे ही आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, जब अमित तोमर जी का जब मैंने देखा कि उनका जीबीडी लेवल निकला, और जीबीडी लेवल जब उनका निकला, जब वहां पर हमने दिल्ली में उनका देखा कि सत्य साई में जब उनका मान सम्मान हुआ था, एक बड़ा उनको लगभग 100 किलोग्राम फूलों की माला जब उनके गले में पड़ी, तो वास्तव में कि लगा कि यार ये वास्तव में एक रॉयल लाइफ है, इसको जीते हैं, इसको करते हैं। जहाँ छोड़ने का मन हो रहा था कि चलो दोबारा से शुरुआत करते हैं अमित जी के, गौरव जी के साथ में, जब ये ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बने तो मुझे भी सफलता मिलेगी। और पूरा टीम ने पूरा भरपूर साथ दिया और टीम आज पूरी साथ में है, अपलाइन भी साथ में है। और फिर आज का दौर देखें तो आज एक टीम में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिसेस ज्योति सिंह और जयवीर सिंह जी हैं। वो दोनों गवर्नमेंट जॉब से हैं और उनकी जो जॉब है वो पुलिस में है, वो उत्तराखंड पुलिस में है। तो वो भी मतलब मैंने 39 महीने में मेरा ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर निकला था, उन्होंने 24-25 महीने में ही अपना ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का लेवल कंप्लीट कर दिया। जब ये देखा और उसके बाद में ये लगा कि अब तो बिल्कुल चलना ही चलना है। तो बस ऐसे ही ये मेरा विचार मेरे मन में भी आया था कि मैं मोदी केयर को छोड़ दूं। हो सकता है और भी लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, जो लगा रहेगा वही आगे जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो ऑडियंस आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से अगर हम डिमोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे सर आपने बताया कि जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है, तो सेम कंडीशन हमारे जीवन में भी उतार-चढ़ाव आते हैं। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब तो हम नहीं कर पाएँगे। जैसे आपने एक कहानी अभी सुनाई थी सिकंदर की, वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिलता है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
तो आपसे सर एक सीख ये मिल जाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपना काम लगातार करते रहना चाहिए और हमें ज़रूर एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। सर जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसा गाड़ी के अलावा आपने मोदी केयर से क्या क्वालिटी हासिल की, जो आपके अंदर पहले नहीं थी? मैम, पहले मेरे अंदर जो क्वालिटी थी, लोगों को मैं फेस नहीं कर पाता था। मतलब बच्चों को पढ़ाना एक तो मुझे थोड़ा आसान लगता था, लेकिन लोगों से मैं बात नहीं कर पाता था। मैं लोगों से ज़्यादा बोलता ही नहीं था। और वैसे मैं अगर अपनी एजुकेशन की बात करूँ, तो एजुकेशन में मेरा हमेशा जो शुरुआत से ही जो परसेंटेज लेवल का रहा था, वो 60% से ऊपर ही रहता था। और वो भी उस समय में रहता था कि जहाँ पर लोगों की सेकंड डिवीज़न हाई स्कूल में नहीं आती थी, तो वहाँ पर भी मेरा 60% से ऊपर ही रहता था हमेशा। तो पढ़ाई में तो ठीक था, लेकिन लोगों से बात नहीं कर पाता था, कॉन्फिडेंस मैं अपने अंदर लेके नहीं आ पाता था। तो मुझे लगता था कि अगर मैं किसी के सामने इंटरव्यू में कभी बैठ गया, तो अगर मैंने सारे चीज़ क्वालीफाई भी कर लिया, रिटन में क्वालीफाई भी कर लिया, तो इंटरव्यू में मुझे बाहर निकाल देगा, क्योंकि मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाता था। तो ऐसे कर करके मेरी लाइफ चलती थी। तो मैं मतलब बहुत शर्मीले किस्म का एक लड़का था, तो ना ही किसी से बात करता था। मतलब बड़े होने, मतलब एमएससी करने के बाद में भी, कोचिंग सेंटर चलाने के बाद में भी मैं लोगों से बात नहीं करता था। यहाँ तक जो लोग अपने बच्चों को लेके आते थे एडमिशन के लिए, तो मैं उनको अपनी वाइफ के लिए, अपने ब्रदर के लिए आगे बढ़ाता था कि आप लोग इनको, मतलब इनसे बात करो, बस मैं पढ़ा सकता हूँ केवल। नॉलेज मेरे पास बहुत है, नॉलेज इनको दे सकता हूँ, बस फेस जो करना है वो आप लोगों के लिए करना है। तो जहाँ मैं किसी से नहीं बोल पाता था, और आज मोदी केयर ने इतना सिखा दिया कि अगर कोई कहे कि सर 24 घंटे बोलना है, 2 दिन लगातार बोलना है, 3 दिन लगातार बोलना है, हो सकता है कि ऑडियंस चली जाए, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होती हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ गया, जो लाइफ स्टाइल है वो पूरा चेंज हो गया, पहनावा बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब अगर मैं घर में भी रहता हूँ, तो समझ लो जैसे लोग घर में हो सकता है वैसे किसी ने लोअर डाल लिया, किसी ने कुछ डाल लिया, तो हमेशा घर में जैसे मैं अभी बैठा हूँ लगभग ऐसे ही रहता हूँ। तो जो भी लोग मेरे से मिलने आते हैं, तो ज्यादातर लोग मुझसे घर पे मिलने आते हैं सुबह या शाम में, तो मैं हमेशा ऐसे ही मिलता हूँ सब लोगों के लिए। तो वही इतना लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, अपने आप में बदलाव आ गया, अपने बोलने में बदलाव आ गया। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति कहीं किसी से बोल नहीं सकता था, यदि आज वो लगातार लोगों के सामने बोलता है, लोगों से बात करता है, तो ये मैं मानता हूँ ये हर किसी की लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। वही बदलाव मोदी केयर ने मुझे दिया। अगर शायद ये मोदी केयर नहीं होता, तो मैं ऐसे नहीं बोल पाता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। एक इतना अच्छा मंच मिल जाता है और ये समझ लीजिए मोदी केयर एक ऐसा मंच है जहाँ अगर हमने जब कभी स्कूल में कुछ नहीं किया है ना, वो इस मंच पे हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ सिखा देता है मोदी केयर हमें अपनी लाइफ में, है ना सर? जिस तरीके से आपने कहा कि हमें बोलना नहीं आता था और आज आपने कहा घंटों हम बोल सकते हैं, ऑडियंस भाग जाए, लेकिन हम अपना बोलना बंद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मोदी केयर में आपने आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है, लास्ट जीवीडी भी पोस्ट अचीव कर लिया है, तो सर अब आपका अगला टारगेट क्या है? मैम, अगला टारगेट मेरा ये है कि जिन लोगों ने शुरुआत में जो सपोर्ट किया है और आज भी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए क्या होता है, जैसे पहले हमारे एरिया में, मतलब पूरा उत्तराखंड में और पूरा रुद्रपुर एरिया में, तो मतलब लोग ये बोलते थे, क्योंकि हमारा जैसे आपका जो फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन है, ऐसे हमारा रुद्रपुर भी जो है वो इंडस्ट्रियल टाउन है। तो लोग कहते थे ये बताओ मोदी केयर में यहाँ पर आसपास कौन व्यक्ति सफल है जो 1 लाख रुपए महीना भी कमाता हो, जिसके पास में कार हो, या जो लोग इतने समय से टिके हो, कोई बड़ा सा टॉप लेवल हो। तो सबसे पहले हम सब लोगों ने, पूरे टीम ने, कोर ग्रुप ने मिलकर के डिसाइड किया कि एक तो बड़ा लेवल होना चाहिए, एक बड़ा लेवल होना चाहिए जिससे कि हम लोगों को दिखा सकें। तो सब लोगों ने मिलकर मेहनत की, पूरी टीम ने सपोर्ट किया, सब लोगों ने मिलकर मेहनत की, तो फाइनली एक टॉप लेवल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का एक हुआ। अब जब कोई पूछता है या मुझसे पूछता है, किसी से पूछता था, तो लोग ये कहते थे कि हमारे पास में एक ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है जो मोदी केयर का टॉप टाइटल है और इनकम भी उसकी बहुत ज्यादा है, और हम उनसे पर्सनली मिलते हैं। मैं सब लोगों से कहता था कि जिन लोगों के पास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा करो, कोई भी सेल्फी हो मेरे साथ में, वो उनको दिखाओ, कहना ये वो व्यक्ति है, फेसबुक यूट्यूब पे ये व्यक्ति हर जगह मिल जाएगा, और हम इनसे मिलते हैं, फिर देखते हैं काम कैसे नहीं होता। और यही स्ट्रेटजी अपनाई और फिर काम होना स्टार्ट हो गया। और फिर सब लोग, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि आप उसको प्रेजेंट कर सकें, दिखा सकें, जिससे कि कुछ जो दूसरी कंपनी के लीडर्स होते हैं वो उसकी बात मान सकें। तो ऐसा ही सब लोगों ने किया। अब जो मेरा सपना उन लोगों ने अचीव करवाया, अभी मेरा सबसे ज्यादा फोकस ये है कि जो लोग लगातार मोदी केयर कर रहे हैं वो टॉप टाइटल पे पहुंचे, अगर टॉप टाइटल पे भी नहीं पहुंच रहे हैं तो एक अच्छी अर्निंग पे पहुंचे।
जो हमारा एक पहला टाइटल हम जिसको मान के चलते हैं वो चलते हैं कार अचीवमेंट का। एक बार उनके घर में एक कार आ जाए वो उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जीवड़ी लेवल ग्लोबल ब्लैक डायमंड लेवल नहीं दिखता, लेकिन कार जो है एक ही लेवल मोदी केयर में ऐसा है जो सबको दिखाई देता है, क्योंकि कार जब चलती है ना तो हाहाकार मचता है। वो कार नहीं होती, वो मोदी केयर की हाहाकार होती है, क्योंकि हर तरफ लोग पीछे अपनी गाड़ी पे लेके होते हैं मोदी केयर। जब एक शहर में घूमती है ना गाड़ी, दो चार गाड़ी घूमेंगी आपकी, तो लोग कहेंगे हाँ मोदी केयर की गाड़ियां बहुत घूमती हैं। तो मेरा मानना वही है कि जो लोग आपके साथ में दिलो जान से मोदी केयर में लगे हुए हैं, तो बस उन लोगों को, मुझे और मेरी टीम को मिल करके, आप सब लोगों को मिल करके कि उनको अचीवमेंट पे पहुंचवाना, उनको अचीवमेंट दिलवानी है और उनके सपने पूरे कराने हैं, जो उन्होंने मोदी केयर जिस दिन ज्वाइन किया था, जब हमने उनको सपने दिखाए थे कि ये सपने आपके मोदी केयर से पूरे हो सकते हैं, वो सपने उनके पूरे कराने हैं। जी बिल्कुल सर, आपके सारे सपने पूरे हुए हैं और साथ साथ में सर आपने हम लोगों के भी सारे सपने जगा दिए हैं कि किस तरीके से आपने सपने पूरे किए हैं। तो हमारे साथ साथ हमारे ऑडियंस के भी सपने जग गए होंगे और वो भी चाह रहे होंगे कि सारे सपने उनके भी पूरे हो जाए। मजा आ रहा है सर आपसे पूरी आपकी स्टोरी सुन करके, हमारे साथ साथ हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है। सर अगर आज आपके जीवन में मोदी केयर ना आया होता तो आप जिंदगी आपकी कैसी चल रही होती, क्या कर रहे होते इस टाइम आप? रिंकी जी, अगर जिंदगी में अगर मोदी केयर नहीं आता तो मेरा कहीं नाम था ही नहीं। जब नाम ही नहीं था तो मेरी पहचान क्या होती? तो कोई जी भी मेरी पहचान नहीं थी, आइडेंटिटी मेरे पास नहीं थी। और जहाँ लोग मेरे को, हो सकता है जिस कॉलोनी में मैं रुद्रपुर में रहता हूँ तो उस अगली वाली गली में लोग मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन आज क्या है, तो रुद्रपुर ही नहीं, ठीक है, पूरे भारत में कनेक्ट मैगजीन अपनी, आपने देखा होगा सब में होती है, इसमें जो नई कनेक्ट मैगजीन आई हुई है, जब उसमें पेज में नाम आता है, पूरे पेज एक मिलता है, तो बहुत खुशी की बात है, उसमें पूरी स्टोरी लिखी होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज आइडेंटिटी पूरे भारत में है, और मोदी केयर से पहले, या अगर मोदी केयर मेरी लाइफ में नहीं आता तो मैं तो गुमनाम था। गुमनाम, कब पैदा हुए कब मर जाए किसी को कुछ पता नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये समीर सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम जैसे लोगों के लिए कि जो आप कह रहे हैं ना कि हम लोग बिल्कुल गुमनाम रहते हैं, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि पूरी दुनिया हम लोग को जान सकती है। तो ऑडियंस आपने देखा कि किस तरीके से सर ने बताया कि हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि मोदी केयर का, कि जहां से हम अपना अपने नाम के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम ऊंचा कर सकते हैं। सर एक चीज और, सब कुछ पूछा आपसे, सर आपकी कुछ हॉबीज तो रही होंगी ना, और आज भी आपकी हॉबीज होंगी, आज आपकी हॉबीज के बारे में भी सर जानना चाहते हैं। मेरी हॉबीज मैम थोड़ा सा ये है कि शायद डिफरेंट रही मेरी हॉबीज। मुझे पहले से ही बुक पढ़ने का शौक था, और आज भी मेरे पास बुक पढ़ने का शौक है। जब मैं बीएससी करने के लिए जब मेरठ में गया था तो मैं कुछ बुक्स पढ़ता था। वो बुक्स इधर उधर की होती थी, मतलब शुरुआत में कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, फिर बाद में इधर उधर की, जैसे मैंने जो सुख सागर करके एक बुक आती है जिसमें हमारे पीछे के जितने भी युग हैं उनके बारे में चर्चा है, मतलब राम जी की पूरी कहानी है उसमें, और कृष्ण जी की पूरी कहानी, वो सारी मैं पढ़ता था पहले। तो मैंने अपने वहां पर हॉस्टल में अपने रूम में भी वो रखी हुई थी। तो जब मैं उनको पढ़ता था तो मुझे एक व्यक्ति मिला था, वो किसी ए नाम की कंपनी में व्यक्ति था। तो वो ज्वाइन कराने के लिए मेरे से उन्होंने नहीं बोला, वो मेरे से बोलते थे कि आपको बुक पढ़ने का ही शौक है तो एक नेटवर्क मार्केटिंग की बुक आप पढ़ा करो। तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो बोले, उन्होंने कुछ बुक के नाम दिए, बोले यहाँ मिल जाएंगी। तो मैंने वो एक एक करके परचेस करना स्टार्ट किया, तो मेरे को वो लगा, इंटरेस्ट लगने लगा उसमें। लेकिन मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को किया नहीं। मैं सोचता था पता नहीं क्या होगा, ठीक है, लेकिन जब बुक पढ़ता था तो वहां से मोटिवेशन थॉट मिलते थे बहुत ज्यादा। तो केवल मेरा जो एक ही हॉबी थी, केवल बुक पढ़ने की मेरी हॉबी थी, और बाकी मेरे पास कोई हॉबी नहीं थी। ओके सर, आज आप ऑडियंस के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा लास्ट ऑडियंस के लिए केवल, जी, ऑडियंस के लिए केवल एक ही संदेश है। देखिए साथियों, क्या होता है, उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आएंगे। अगर इस पूरी कहानी को आप दोबारा से फेसबुक पे आपको मिल जाएगी, सुनील गंगवार के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहां पर इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो अगर आप पूरी कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर एक साथ में देखें तो केवल एक ही निचोड़ आपको समझ में आएगा कि जब तक आप चलते रहेंगे लगातार, तब तक मोदी केयर आपके साथ में है, क्योंकि ये वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो समीर मोदी जी ने हम सब लोगों के लिए दी है, आर्थिक आजादी के लिए। अगर आप आर्थिक आजाद होना चाहते हैं तो मोदी केयर आपके लिए है। अगर आप आर्थिक आजाद नहीं होना चाहते हैं, यदि आज भी आप मतलब गुलाम रहना चाहते हैं किन लोगों के, वो बैंक हो सकती हैं, वो
ठीक है, या जिससे आपने कभी कुछ कर्जा लिया है वो उनके गुलाम हो सकते हैं। आजकल बैंक ने भी बहुत सारे चीजें निकाल रखी हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, आपके हाउसिंग लोन हो गए, कार लोन हो गए, और भी बहुत सारे लोन, पर्सनल लोन। उन्होंने क्या किया है, एक तरह से आपको गुलाम बना के रखा है। यदि आप आज भी गुलामी की जिंदगी जीना चाहते हैं तो साथियों मोदी केयर आपके लिए नहीं है। श्री समीर मोदी जी का एक ही ड्रीम है, क्योंकि उनकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां आएंगी आगे, मैं एक दो पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास इतना पैसा है वो खाली घर बैठ के भी खाएंगे, तो उनकी आने वाली जितनी भी पीढ़ी आएंगी, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो बैठ के खा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास में कोई और आगे बढ़ने का बिजनेस ही नहीं है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि मिडिल क्लास मैन क्या होता है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि अगर किसी ने पढ़ाई लिखाई कर ली तो वो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर उसको कोई छोटा काम करने के लिए बोला जाए तो वो छोटा काम नहीं करता। जैसे कोई अगर लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उससे बोलो कि आप अपने घर के खर्चा चलाने के लिए किसी चीज का एक फल का ठेला लगा लो, सब्जी का एक कोई ठेला लगा लो, वो लगाने के लिए चला जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास वाला क्या कहता है कि मेरी शान शौकत खराब हो जाएगी, मैं जाऊंगा। चाहे घर में वो, उसके घर में भूखे लोग रह रहे हो, जब 2 टाइम में 1 टाइम रोटी खा रहे हो, वो काम नहीं कर सकता। और अपर क्लास की हम बात नहीं करते, क्योंकि अपर क्लास के पास तो पहले से ही भरमार पैसा है, वो कोई भी पैसे से पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए देखा जाए तो ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और उसमें मोदी केयर, ये 8वें अजूबे से कम नहीं है साथियों। यदि आप इसको लगातार करते जाएंगे तो आपके बहुत सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, जो जितनी भी लायबिलिटी आपके पीछे हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो अब इसमें अगर मैं देखूं कि अगर मेरे साथ में ऐसा हुआ है तो ये आपके साथ में भी हो सकता है। अपलाइनों की बात करूं तो अमित जी, गौरव जी, या जिसके भी जो अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, वो हर किसी का सपोर्ट करते हैं। अभी हमारे बीच में एक ऐसी अपलाइन भी है, वो है डॉक्टर सुरेखा भार्गव। डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, अगर शायद उन्होंने इस मोदी केयर को ज्वाइन नहीं किया होता, ठीक है, तो आज हम सब लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं होते। मैं आपको एक चीज और, आज एक राज की बात बताने वाला हूं आप लोगों के लिए, सभी के लिए। साथियों क्या होता है ना, अगर सुरेखा मैम जी की जगह पर अगर कोई जेंट्स होता, चाहे मैं ही क्यों ना होता उनकी जगह पे, तो मैं भी आज इतने लंबे समय से मोदी केयर में नहीं होता। क्यों? क्योंकि शायद वो लेडीज थी, तो उन्होंने मोदी केयर को नहीं छोड़ा। क्योंकि क्या होता है, लेडीज की जो भावनाएं होती हैं वो कंपनी के साथ जुड़ी रहती हैं। अगर इनको जहां से कुछ आना स्टार्ट हो गया तो उनकी पूरी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, और आज वो पूरे इंडिया के ग्रुप को संभालती हैं। विदेश में भी मोदी केयर पहुंच चुका है, तो वहां की भी टीम को वो संभालती है। वो क्यों? अब आप सोच के देखो, एक जो महिला जो घूंघट में रहती होंगी, जैसे अपनी वो स्टोरी में बताती हैं, घूंघट में रहने के बावजूद भी उन्होंने 24 साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया, और लगातार वो करते गए। आज उनकी तीसरी पीढ़ी में मोदी केयर पहुंच गया है। और जो हमारे यूथ आइकन हम जिनको बोल सकते हैं, वो है श्री निशांत भार्गव जी। निशांत भार्गव जी हम सब लोगों को वो टेक्निक दी है। वो टेक्निक का मतलब, जो आज हम आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं, कोई फरीदाबाद बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई पूरे देश में कहीं पे भी बैठा है, तो आज हम सब लोग एक लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो शायद मैं मानता हूं जो इसकी देन है वो निशांत भार्गव जी की है। क्योंकि वो डिजिटली लोगों को लेके जाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि ऐसा कोई समय आएगा, कोरोना का टाइप का अगर कोई समय आया, तो वो ऐसे इसमें अपने आप को कन्वर्ट कर सकें। और जो लोग अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर वो डिजिटली नहीं आ रहे हैं, तो आने वाला जो समय है वो डिजिटलाइजेशन का है, तो आपको डिजिटल आना पड़ेगा। और इसकी सिस्टम की जो पावर है, उस सिस्टम की पावर मैं आपसे बोलूं, मैं 1% जानता हूं केवल। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लोग कहते हैं कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमने करके छोड़ दी। बहुत सारी कंपनियां, कोई कहता है 10 कंपनी, कोई 20 की, 50 की, कि तुम तो अभी बच्चे हो इसमें, ठीक है, तुम क्या सिखाओगे हमारे लिए। तो मैं उन लोगों से ये कहता हूँ, सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप कितना जानते हैं? तो कहते हैं बहुत कुछ जानते हैं, दुनिया देखी है हमने, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, मतलब 100%। लेकिन सर मैं केवल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ओनली 1% जानता हूँ, 1%। लेकिन 1% का अगर मोदी केयर मेरे को 4 लाख रुपए देता है, तो लेकिन वो 1% का मैं 100% जानता हूँ, ऐसे समझ लीजिए आप 100% जानते हैं, लेकिन उस 100% का आप 1% नहीं जानते। इसलिए शायद आप फेल हैं, इसलिए आपने 10, 20, 50 कंपनियां ज्वाइन कर ली। आ जाओ मोदी केयर में, मोदी केयर बाहें फैला करके आपका स्वागत कर रहा है। हम सब लोग आपका वेलकम करने के लिए बैठे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर रिंकी जी, वाहल जी, अगर एक बार
आप एक दिन पहले आ गए, वो आपका अपलाइन हो गया। आप चाहे सामने वाला व्यक्ति 50 साल का क्यों ना हो, अगर आप 20 साल के भी हैं तो इसका मतलब अगर आप एक दिन पहले आए तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक दिन ज्यादा है, आप उस व्यक्ति से एक दिन ज्यादा की नॉलेज रखते हैं। लेकिन बशर्ते आपको चलना पड़ेगा, चलती का नाम गाड़ी है। अगर आपके ड्रीम है तो ड्रीम कहीं ऐसे ना हो केवल ड्रीम ड्रीम बन के रह जाए। ड्रीम तो बच्चा भी देखता है जब शुरुआत में अपने पापा की साइकिल पर बैठ करके वो स्कूल जाता है, और एक दूसरा बच्चा एक मर्सिडीज BMW में बैठ करके अपने विंडो से अपना हाथ बाहर निकालता है, सिर बाहर निकालता है और बोलता है कि हाय हेलो बोलता है। तो ड्रीम वो भी देखता है कि मैं भी काश मर्सिडीज BMW में जा रहा होता, लेकिन उसका ड्रीम ड्रीम ही रह जाता है। जिस दिन आपने उस ड्रीम को इमोशनल ड्रीम बना लिया, इमोशनल ड्रीम मतलब इमोशनल ड्रीम ऐसा होता है कि यदि आपकी कोई चाहत है, चाहत का मतलब एक एग्जांपल है, एक हमारे लीडर का ही दिया हुआ है, मोदी केयर में वो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, वो बोलते हैं यदि आपका कोई इमोशनल ड्रीम है, इमोशनल ड्रीम मीन्स मतलब कोई किसी लड़की से प्यार करता है, कोई लड़का, अगर वो लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो अगर वो उसको कहीं रास्ते में मिल जाती है, रास्ते में मिल जाती है मतलब वो कहीं रास्ते में जा रहा होता है, मान लेते हैं पैदल जा रहा होता है, और वो लड़की पैदल या बाइक से या किसी स्कूटी से जा रही होती है, और जब उसको दिखाई दे जाती है तो साथियों क्या होता है ना, नेक टर्न हो जाता है। नेक टर्न मीन्स मतलब वो जहां तक दिखाई दे सकती है ऐसे करके वो तब तक आप उसको देखते हो, तो वो आपका इमोशनल ड्रीम है। अगर नेक टर्न नहीं हुआ आपका तो वो आपका इमोशनल ड्रीम नहीं है। तो लास्ट सर कुछ बताना चाहेंगे, लास्ट कुछ वर्ड्स हमें कि हम आगे कैसे काम करें, कुछ गुरु मंत्र भी देना चाहेंगे सर? और मोदी केयर में खास तौर से 3 चीज चलती है। वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज है कि आप सेल्फ यूज करो, दूसरा प्रोडक्ट को शेयर करो, और तीसरा क्या है, स्पॉन्सरिंग करो। और ये केवल उस व्यक्ति के लिए है कि जो व्यक्ति केवल यूजर बनना चाहता है। अगर जो बड़े सपने पूरे करना चाहता है उसके लिए केवल एक चीज है, वो है MTS, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। ये आपको लगातार अटेंड करने हैं, वो चाहे मीटिंग आपकी जूम पर हुई, चाहे वो मीटिंग आपकी किसी की होम मीटिंग हुई, चाहे वो मीटिंग किसी ऑडिटोरियम में हुई। ट्रेनिंग कहीं पे भी मिल सकती है, आपको यूट्यूब पे मिल सकती है, या किसी लीडर के द्वारा फेसबुक पे मिल सकती है, या किसी के द्वारा जूम पे मिल सकती है। और सेमिनार, सेमिनार मीन्स मतलब हर दिन लगभग एक सेमिनार होता है। वो सेमिनार क्या है? वो सेमिनार डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी की एक ID पे होता है, फेसबुक लाइव चलता है वो, और जूम पर भी चलता है। तो वो डेली 6:30 बजे होता है, और आपके जितने भी लीडर हैं वो लोग भी पर्सनल कुछ मीटिंग करते हैं, और आपके लीडर तो करते ही करते हैं, और आपको अपनी तरफ से भी ऑर्गेनाइज करनी है वो मीटिंग। यदि आप अपनी तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस दिन आप बड़ी सफलता पाते हैं। तो अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो आप अपने ड्रीम पूरे चाहते हैं, आप अपनी ये सारी इच्छाएं पूरी करने चाहते हैं, मोदी केयर से जो भी आपकी चाहते हैं अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो तभी आप सफल होंगे जब जो काम आपका अपलाइन करता है वो काम आप करना स्टार्ट कर देंगे। आप आराम से हाथ सही करके मत बैठो। अगर आपका अपलाइन डेमो दिखा रहा है तो डेमो में पार्टिसिपेट करो, डेमो में अपने हाथ गंदे करो थोड़े से, और हाथ गंदे करोगे, हाथ गंदे करने के ही पैसा मोदी केयर देता है आपके लिए, दूसरों को कन्विंस करने का पैसा देता है। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार और SSS, सेल्फ यूज, शेयर और स्पॉन्सरिंग, ये काम 100% आपको करने हैं, और 100% में से 1% भी आपने कम किया तो साथियों कुछ नहीं होने वाला। मैंने सुना है, साइंस में मैंने पढ़ा है कि 100 डिग्री पर जाकर के पानी में उबाल आता है। अगर 99 भी डिग्री रह जाता है तो उसमें उबाल नहीं आता, वो खाली गर्म रहेगा, उबाल नहीं आएगा। अगर आपको अपने सपनों के लिए उड़ान भरनी है तो उसमें उबाल लेके आना है, तो 100% पे 100 डिग्री पर आपको सारे काम करने पड़ेंगे। अगर 100% आप करेंगे तभी सफलता आपको मिलेगी। आप अपनी प्लानिंग 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक प्लानिंग सेट कर लीजिए, पूरे महीने क्या करना है। जब प्लानिंग आपके पास में होगी तभी तो आप अगले 25 दिन काम कर पाएंगे, लेकिन जब आपके पास नहीं है तो आप करेंगे क्या? तो प्लानिंग बना के चलें, अपलाइन के साथ बैठे, अपनी टीम के साथ। कुछ कोर ग्रुप लोग बनाते हैं, तो कोर लोग पूरी टीम के होते हैं, कोर टीम के साथ अपने बैठे कि हमें इस महीने क्या करना है। आपकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, आपकी कंपनी मोदी केयर नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, टर्नओवर के मामले में भी और प्रोडक्ट्स के मामले में भी। तो लेकिन कंपनी के नंबर 1 होने से क्या होता है? अब आप ये बताओ, कंपनी के टर्नओवर से आप क्या करोगे? अगर कंपनी का एक महीने में टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर जा रहा है, लेकिन मायने ये रखता है कि आपका टर्नओवर कितना जा रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी खरीदारी भी 30 तारीख को जाके करता हूँ लास्ट दिन, कि मेरा मेंटेन हो रहा होगा तब मैं अपने 700 भी डालूंगा, अगर मेंटेन नहीं हो रहा होगा तो मैं अपने 700 बिजनेस वॉल्यूम नहीं डालूंगा। बाकी ये 30 दिन आपने क्या किया? अगर आप 100% अगर यूजर हैं, 100% कमिटेड हैं अगर मोदी केयर के लिए, तभी मोदी केयर आपको पैसा देगा, तभी मोदी केयर आपको आगे लेकर के जाएगा, तभी आपका अपलाइन भी आगे लेकर के जाएगा। तो इसलिए ये कुछ काम है, इनको करना बिल्कुल ना भूलें। ये काम आप करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। जिस दिन ये आपने काम छोड़ दिए उस दिन आप मोदी केयर से बाहर, जो आपने अपने सपने देखे थे वो सपने सपनों में ही गायब हो गए और हम सब लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। और इससे बढ़िया मौका कोई और नहीं है। तो पूरा जी जान लगा दो, 100% आप देना स्टार्ट कर दो तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। 99% दिया तो एक कहानी इसके लिए और भी है। हमारी जितनी माताएं बहनें हमारे घर में होती हैं, जैसे रिंकी शर्मा जी हैं अभी मेरे सामने, तो रिंकी जी आप जब खाना बनाती हैं तो उसमें अगर आपके पास में गैस भी है और आपके पास में लाइटर भी है और आपके पास में पानी भी है, आपके पास जो भी है कुकर है या जो भी चीज़ फ्राई पैन है, जो भी है आप उसमें खाना बनाना जानते हैं, और हल्दी भी है, धनिया भी है, मिर्च भी है और सभी चीज़ है आपने उसमें डाली। हो सकता है आपने अपने इमोशनल भी डाले उसमें कि बहुत अच्छी तरह से आज खाना बनाना है, और लेकिन आप सोच के देखो 10 चीज़ें बताई गई थी कि 10 चीज़ें खाने में डालनी है, अगर नमक डालना भूल गए तो क्या होगा? बेकार हो जाएगी, तो क्या होगा? सारा स्वाद बेकार हो तो वही जाएगा। मेरा कहना मतलब है, तो सारा किया कराया बेकार हो जाएगा। अगर जी आपको जी आपकी अपलाइन बताती है कि आपको 4-5 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने हैं और सेल्फ यूज करना है, लोगों को यूज करवाना है और उनको ज्वाइन कराना है मोदी केयर में, आपको हर मीटिंग में आना है, हर ट्रेनिंग में आना है, हर सेमिनार में अटेंड करना है आपको, तो जब वो आपसे बोल रही है अगर इसमें से आपने एक काम भी नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे साथियों। तो पीछे नहीं रहना है, हमेशा आगे बढ़ के जाना है। जब मोदी केयर नंबर बने तो हम नंबर क्यों नहीं हो सकते? जैसे हम सब लोग कहते हैं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो थैंक यू सो मच सुनील सर, आपने आज बहुत कुछ हमें सिखा दिया कि हमें कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं लाना है, हमें हमेशा निरंतर बढ़ते जाना है। और हमें निरंतर तब बढ़ना है क्योंकि हमें अगर निरंतर नहीं बढ़ेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और ईगो नहीं लाना है, चाहे हमारा चेक कितना भी आ जाए, चाहे 10, 20, 30, 50, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ क्यों ना आ जाए, ईगो नहीं आना चाहिए। ये जी। आपसे सीख मिली आज, हमेशा हम्बल रहना चाहिए, ये आपसे सीख मिली। तो थैंक यू सो मच सुनील सर, आपने हमें इतना कीमती समय दिया और हमें आज वो गुरु मंत्र दिए जो हमें आज आपसे सीखने थे सर। बिल्कुल सर, आप बहुत ही हम्बल हैं। तब भी आपसे बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो आज मेरे को तो बहुत अंदर एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। आई एम श्योर कि हमारे सभी ऑडियंस के उसमें भी एनर्जी क्रिएट होगी पॉजिटिव। तो थैंक यू सो मच सर, इतना कीमती समय देने के लिए।